नमस्कार। ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने जो वायु प्रवाह चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें ऑलरेडी 2 वीडियो मैं उस पर बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि वायु प्रवाह क्या है और पृथ्वी पे वायु प्रवाह की जो पेटियां हैं वो किस तरह से काम करती है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। तो टोटल 2 वीडियो बनाया है। और इससे पहले के वीडियो में मैंने ये बताया था कि पवन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले अस्थाई पवन, जिसका कि 3 भाग है, 3 प्रकार है अस्थाई पवन के, और दूसरा जो है सामयिक पवन, और तीसरा जो है स्थानीय पवन। तो पहला अस्थाई पवन में जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। आज के वीडियो में मैं सामयिक पवनों के बारे में बात करूंगा। और सामयिक पवन का भी 3 प्रकार है, जिसमें से पहला आप मानसूनी पवनें देख रहे होंगे, और दूसरा जो है जल समीर और स्थल समीर है, और तीसरा घाटी समीर और पर्वतीय समीर है। तो इन तीनों को आज देखेंगे, जिनमें से पहला आइए देखते हैं सामयिक पवनों में मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें वे पवनें होती है जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। समझ में आया होगा, नाम से ही पता चल रहा है मानसूनी पवनें। तो ये मौसम के अनुसार अपने दिशा में परिवर्तन करेंगे। और दूसरी बात जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति पूछा जाता है कि किससे हुई, तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है हवा या पवन की दिशा में। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा या दशा में परिवर्तन। तो समझ में आया होगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा या दशा में परिवर्तन। अब यहाँ पे मानसूनी पवनें जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि ग्रीष्म ऋतु में आता है, और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि शीत ऋतु में आता है, जिसे आप लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। तो आइए भारत के संदर्भ में इसे देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन यदि आएगा डायरेक्ट तब तो आप बना लेंगे, यदि थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल आएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो आइए आज समझते हैं भारत के संदर्भ में किस तरह से। हालांकि जब मैं भारत को पढ़ाऊँगा इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ भी मानसून के बारे में डिटेल्ड में पढ़ाऊँगा, लेकिन आज भी मैं इतना बता दूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बताने के बाद यदि यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत के संदर्भ में मानसून जो है वो किस तरह से काम करता है। तो आपको पता होगा कि भारत के दक्षिणी भाग जब आ जाते हैं, देखते हैं, तो एक साइड अरब सागर है और दूसरा बंगाल की खाड़ी है, या उसके नीचे बोल लीजिए, उसी को ओवरऑल बोल लीजिए कि हिंद महासागर जो है। तो क्या होता है कि जब गर्मी के मौसम आता है, जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तो मई जून आते आते देखेंगे कि भीषण गर्मी पड़ती है। तो क्या होता है, भारत के क्षेत्र में आप भारत के पश्चिमी राजस्थान के भाग को देख लीजिए, जो कि थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, और उत्तर में आ जाइए तो तिब्बत का पठार, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो पवन की एक प्रवृत्ति होती है, मैं पहले भी बताया हूँ कि पवन की ये प्रवृत्ति होती है कि ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है उन जगहों को भरने के लिए। तो आपको पता होगा कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है और जून आते आते थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान का पश्चिमी भाग है, वो और तिब्बत का पठार, ये चूँकि ये क्षेत्र जो आता है वो स्थल भाग के अंतर्गत आता है, और ये क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। आप एक तरफ जल रख दीजिए और एक धरती वाला पार्ट रहने दीजिए, तो धरती वाला पार्ट जल्दी गर्म होगा, और पानी वाला जो पार्ट है वो लेट से गर्म होता है। तो स्थलीय भाग
जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप बना लीजिए तो राजस्थान और तिब्बत जो कि यहाँ पे होगा वो गर्म होता है और वहाँ निम्न दबाव का केंद्र बनता है। तो निम्न दबाव का जब केंद्र बनता है तो हवाएं जो कि भारत के दक्षिण में है, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे इस साइड में अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है या हिंद महासागर बोल लीजिए, यहाँ से हवा इधर चलना प्रारंभ करती है। इधर जब चलना प्रारंभ करती है तो इसकी दिशा दक्षिण और पश्चिम होने के कारण आप इसे दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। तो पहला ये बात समझिए कि निम्न दबाव का केंद्र बनता है भारत के स्थलीय भागों में, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और तिब्बत के वाले क्षेत्र में, जिसके कारण हवाएं दक्षिण से दक्षिण पश्चिम से चलना प्रारंभ करती है। इसीलिए भारत के संदर्भ में ये बोला जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। तो ये जल से स्थल की ओर चलेगा और थार मरुस्थल एवं तिब्बत के पठार वाले भाग में निम्न दबाव केंद्र होने के कारण अब क्या होता है, अब आइए, जब यह भारत के करीब आता है यह मानसून, तो केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले 1 जून के आसपास यह टकराता है। और आपको पता होगा कि भारत का ये क्षेत्र जो है ये भारत का पश्चिमी पूर्वी भाग ये हो जाएगा और पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो इन पर्वतीय ढालों के सहारे पश्चिमी भाग में मैक्सिमम वर्षा होती है और यह आगे बढ़ती है 1 जून के आसपास। तो मालाबार तट केरला के आसपास में यह टकराती है और इस तरह से ये आगे बढ़ना प्रारंभ करती है और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र होते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट के सहारे यह आगे बढ़ती है और भारत के तटीय क्षेत्रों में यह मैक्सिमम वर्षा कराती है। तो इन चीज़ों को समझे होंगे। उसके बाद जब यह आगे बढ़ती है तो यहाँ से यह एक विंध्याचल पर्वत है और एक सतपुड़ा पर्वत है, उससे यह प्रवेश करती है और भारत के मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कराती है। उन्हीं चीज़ों को मैंने लिखा है कि जब यह भारत से टकराती है यह शाखा, तो यह 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके कारण एक तो अरब सागर ये शाखा बोला जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहाँ से टकराती है तो 2 शाखाओं में विभक्त होती है और अरब सागर ये शाखा केरल के 1 जून के आसपास भारत के में प्रवेश करती है और पश्चिमी घाट के सहारे। इन चीज़ों को जो अभी मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा होती है जो कि यहाँ से चलकर यह क्या होती है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा कराती है। इसी क्रम में आप देखते होंगे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो मेघालय है, शिलोंग का पठार है, वहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया जो पर्वत है, वहाँ पे यह विश्व की सबसे वहाँ का ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि ये थाला टाइप का है, वहाँ पे जो ये नम हवाएं आती है और वहाँ फंसती है और वहाँ पे मैक्सिमम वर्षा करा देती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है, मानसीरामन है और वो गारो, खासी और ये जयंतिया पहाड़ियों के अंतर्गत आती है और मैक्सिमम वर्षा कराती है। तो अरब सागरीय शाखा यह मैक्सिमम पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा कराती है और यहाँ से भी आप देखेंगे छोटा नागपुर के पठार से टकराकर एक भाग जो है इसके या मध्य भारत में आती है और इसी के सहारे मध्य भारत में वर्षा कराते हुए यह राजस्थान तक पहुंच जाती है और राजस्थान में टकराकर जो भी राजस्थान में थोड़ा बहुत वर्षा होता है वह इसी बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और राजस्थान में इसे पूर्वई कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे 2 शाखा के बारे में, अरब सागरीय शाखा क्या है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी शाखा क्या है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे जब सर्दी का मौसम आना प्रारंभ होता है तो जस्ट उल्टा होता है। जहाँ पे भारत के राजस्थान का जो पश्चिमी भाग थार और तिब्बत का पठार ये निम्न दबाव का केंद्र था, अब जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि इतने दिनों में जो समुद्र ठंडा था वो धीरे धीरे गर्मी के समय में गर्म हुआ और जो स्थलीय भाग है वो ठंडा हो जाता है। तो जस्ट हवाएं उल्टा चलना प्रारंभ करती है और उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होने के कारण, क्योंकि ये इस ओर से चलती है इसीलिए इसकी दिशा इस ओर होने के कारण इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। और यह
जब, और इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो जब यह बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो क्या होता है, यह बंगाल की खाड़ी से वह नमी ग्रहण कर लेती है और भारत के पूर्वी भाग का तटीय जो क्षेत्र है, जिसे आप तमिलनाडु राज्य बोलते हैं, वहाँ पे यह मैक्सिमम वर्षा कराती है। तो जो तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है उसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न भी बनता है कि शीत ऋतु में लौटता हुआ मानसून भारत के किस तटीय प्रदेशों में वर्षा कराती है। यदि राज्य के बारे में बोला जाए तो आप तमिलनाडु बोल दीजिए, या यदि उसके अन्य नाम दे दे कि कोरोमंडल तट, तो आप बोल दीजिए कोरोमंडल तट, क्योंकि यह जब मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से यह नमी ग्रहण कर लेती है और इसके तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है, और इसे शीत ऋतु में लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं और कोरोमंडल तट पर यह मैक्सिमम वर्षा कराती है। तो अभी तक मैंने जितने चीज़ों को बताया, आइए उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं, और जहाँ से प्रश्न बनता है मैं उसको आपको बता देता हूँ ताकि आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये बनेगा कि मौसम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अरबी भाषा से हुई है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये इसकी दो शाखाओं में, एक शाखा अरब सागरीय शाखा और दूसरी शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है, और उसके बाद 1 जून के आसपास यह हिट करती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा कराती है। यही शरद ऋतु में जब मानसून लौटता है तो यह लौटता हुआ मानसून भारत के किन राज्यों में वर्षा कराती है या किन क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो राज्य के बारे में बोला जाए तो तमिलनाडु राज्य बोल दीजिए, या फिर तट के बारे में बोला जाए तो कोरोमंडल तट पे वर्षा कराती है। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। तो आपको पता होगा कावेरी नदी के बारे में कि जब ये कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में पहुंचती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब इधर से जाती है तब भी वर्षा प्राप्त करती है, और जब यह लौटती है इधर से तो तमिलनाडु में जब वर्षा कराती है तो कावेरी नदी को उससे भी वर्षा प्राप्त होती है। तो भारत की एकमात्र नदी है जो कि दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरह से काम करता है इसके बारे में आप समझे। शीत ऋतु में लौटता हुआ मानसून और जो कि उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है वो किस तरह से काम करता है इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद सामयिक पवनों में मानसूनी पवने के बाद मैंने ये भी बताया था कि इसके भी 3 प्रकार है। 3 प्रकार में पहला तो मैं मानसूनी पवने के बारे में बता दिया है। अब दूसरा जो है स्थल समीर और जल समीर और घाटी समीर और पर्वतीय समीर क्या होते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। जल समीर और स्थल समीर, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई चीज़ भी ज्योग्राफी में रटना नहीं है। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप बहुत इजली बना लेंगे। इधर आइए, देखिए जल समीर में क्या है, इन चीज़ों को पहले मैं समझिए। मैं जो यहाँ पे बनाया हूँ ये स्थल भाग है और ये जल भाग है। यहाँ से इस तरह से मैंने जल भाग बनाया है। तो यदि दिन का समय है तो सन का लाइट दोनों भाग पे पड़ेगा, स्थल भाग पे भी और जल भाग पे भी। तो आपको पता होगा कि स्थल भाग जल्दी गर्म होगा क्योंकि पानी जो है समुद्र है उसकी गहराई बहुत है और वो लेट से गर्म होता है, और स्थल भाग क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि जलमंडल, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, समुद्र जो होगा जलमंडल होगा। तो सारा कुछ दबाव वायु दाब का ही खेल है। तो आपको पता है कि जो गर्म होगा वहाँ का तापमान अधिक होगा, जो चीज़ें गर्म होगी वो वहाँ का तापमान अधिक होगा तो गर्म होगी, और वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो वहाँ पे निम्न दाब का केंद्र होगा। तो आपको पता होगा कि दिन के समय में जो है स्थल भाग पे वायु दाब कम रहेगा, और जहाँ पे जो भाग ठंडी होगी वहाँ पे उच्च वायु दाब का क्षेत्र होगा। तो दिन में स्थल भाग पे वायु दाब कम होगा और उच्च वायु दाब होगा जल में, और पवन की प्रवृत्ति होती है कि ये उच्च वायु दाब केंद्र से निम्न वायु दाब केंद्र की ओर चलती है। ये चीज़ों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्या होगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने के कारण ही इसे जल समीर कहा जाएगा। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। जल समीर और स्थल समीर, जहाँ से पवन चलेगी
उसका वही नाम दिया जाएगा। जैसे यदि जल से स्थल की ओर चलती है तो उसका नाम जल समीर बोला जाएगा, यदि स्थल से जल की ओर चलेगी तो स्थल समीर बोला जाएगा। तो जल समीर क्या हो गया? जब हवाएं जल से स्थल की ओर चलेगी तो जल समीर कहलाएगा। एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली दे देता है कि जल समीर क्या है या घाटी समीर क्या है। तो जल समीर, जब हवाएं जल से स्थल की ओर चलेगी तो जल समीर कहलाएगा। और जल से स्थल की ओर चलेगी, और ये कब होगा? देखिए, तो ये वाला जो घटना है वो दिन में होगा, क्योंकि दिन में यहाँ निम्न दबाव का केंद्र होगा और यहाँ पे उच्च दाब का केंद्र होगा। तो जल समीर समझ गए होंगे। जब हवाएं जल से स्थल की ओर चलेगी तो जल समीर कहलाएगा। और यह प्रक्रिया या यह घटना जो है दिन में होगा, क्योंकि दिन में स्थल भाग पे निम्न दाब का केंद्र होगा और जल वाले भाग में उच्च दाब का केंद्र होगा। जस्ट इसका उल्टा आ जाइए, स्थल समीर क्या होगा? स्थल भाग और जल भाग। रात में क्या होगा कि जो भाग दिन में उच्च दाब का केंद्र था वो गर्म हो रहा था, और जो भाग जल्दी गर्म हो गया था रात में वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और स्थल भाग तो हो गया ठंडा, और जल भाग जो गर्म हो रहा था वो लेट से ठंडा होता है। इसीलिए जस्ट इसका उल्टा होता है, हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है, क्योंकि स्थल भाग ठंडा हो गया तो यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होगा, और जल मंडल में क्योंकि ये गर्म जो हो रहा था तो ये लेट से ठंडा होगा, इसीलिए यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। इसीलिए स्थल समीर, जब हवाएं स्थल से, स्थल समीर का मतलब हवाएं स्थल से जल की ओर चलेगी तो ये स्थल समीर कहलाएगा। और यह प्रक्रिया स्थल समीर स्थल से जल की ओर कब चलेगा? रात में। समझ में आ गया होगा? ये जस्ट इसका उल्टा है, ये समझ गए होंगे। अब आइए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ घाटी समीर और पर्वत समीर। ये जस्ट ऐसा ही है, जैसा अभी यहाँ पे समझे हो ऐसा ही है। देखिए, मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये क्या है कि ये पर्वत वाला क्षेत्र है, पर्वत वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये पर्वत है, और नीचे घाटी कहाँ होगा? नीचे होगा। तो आपको पता होगा यहाँ भी वैसे ही काम करता है कि दिन में जब सन का लाइट पड़ेगा तो जो पर्वत वाला क्षेत्र होगा वो जल्दी गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा? यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, और घाटी जो नीचे है वहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। तो हवाएं क्या होगा? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, और यह घटना जो होगा वो कब होगा? दिन में होगा। क्यों? क्योंकि दिन में यहाँ पे जो होगा निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, निम्न वायुदाब का, और उच्च वायुदाब यहाँ होगा। तो हवाएं चलेगी कहाँ से? घाटी से पर्वत की ओर चलेगी। तो जहाँ से हवाएं चलती है उसका वही नाम दिया जाता है। तो घाटी समीर कब चलेगा? दिन में। घाटी समीर कब चलेगा? दिन में, क्योंकि घाटी से हवाएं पर्वत की ओर चलती है, और जब शाम होता है तो यह प्रक्रिया जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। कैसे? ये पर्वत है और ये घाटी है, तो रात में क्या होगा? घाटी जो दिन भर से ठंडा था वो धीरे धीरे गर्म हुआ, और ये पर्वत जो है जो दिन में गर्म हुआ था रात में जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र पहले जो था वो निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाएगा, और पर्वत पे उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। तो हवाएं पर्वत से घाटी की ओर चलने लगेगी, इसीलिए इसका नाम दिया जाएगा पर्वतीय समीर। और यह घटना कब होगी? रात में होगी। और घाटी समीर कब होगा? दिन में होगा। तो आप इसे रटिए मत, इसके एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होगा वहाँ से हवाएं निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलेगी। और ये समझने का चीज़ है कि पर्वत जो है वो जल्दी गर्म होगा, तो जल्दी गर्म होगा तो वहाँ निम्न गर्म होकर ऊपर उठेगी तो निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। तो पर्वत गर्म कब होगी? दिन में होगी। तो घाटी समीर कब चलेगा? दिन में चलेगा। पर्वत समीर कब होगा? ये रात में होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाएगा। निम्न वायुदाब का केंद्र जो है कहाँ पे होगा? पर्वत घाटी पे होगा, और उच्च वायुदाब का केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे होगा। तो पर्वत से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगेगा। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि जल समीर और स्थल समीर क्या है, घाटी समीर और पर्वत समीर क्या है। इन दोनों चीज़ों में बस एक ही चीज़ माइंड में रहना है
कि जहाँ से हवाएं चलती है उसका वही नाम दिया जाएगा। जैसे स्थल से चल रही है तो स्थल समीर, जल से चल रही है तो जल समीर, घाटी से चल रही है तो घाटी समीर, और पर्वत से चल रही है तो पर्वत समीर। और यहाँ पे दो ही चीज़ों का खेल है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि निम्न वायुदाब का केंद्र कहाँ पे होगा। जो चीज़ें जल्दी गर्म होगी वहाँ से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेगी तो निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। जहाँ जो क्षेत्र ठंडा होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। ये शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो अभी आपने यहाँ पे जो मैंने मानसूनी पवने स्टार्ट किया था, मानसूनी पवने, उसके बाद जल समीर, स्थल समीर और घाटी समीर और पर्वत समीर को समझे। अब एक जो है स्थानीय पवन बचा हुआ है। आइए स्थानीय पवन को भी समझते हैं। किसी स्थान विशेष पर वायु दाब या तापमान में भिन्नता के कारण ये पवनें चलती है। इसका आप खुद से एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। राजस्थान में गर्मी के दिनों मई जून में जो गर्म हवाएं चलती है उसे लू कहा जाता है। मतलब किसी स्थान विशेष पर वायु दाब या तापमान में भिन्नता के कारण जो पवनें चलेंगी उसे स्थानीय पवन कहा जाएगा। इसमें क्या है कि स्थानीय पवनें विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पे अलग अलग नाम दिया जाता है और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह एक गर्म स्थायी पवन होगा और दूसरा जो होगा ठंडी स्थानीय पवन होगा। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। पिछले बार बिहार एसआई में यहाँ से 2 प्रश्न पूछा गया था प्री में, जब मॉर्निंग शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट जब हो रहा था उसमें भी। तो इसे समझने का है कि गर्म पवनें कहाँ पे चलती है और ठंडी पवनें कहाँ पे चलती है। तो मैं जिन चीज़ों को बता रहा हूँ आप उसे मैप पे नोट करते जाइए कि कौन सा देश में कौन सी पवन गर्म पवन है और कौन सी पवन ठंडी है। आप रटिएगा तो भूल जाइएगा। मैं कुछ को बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब मैप पे आप उसे नोट करते हैं तो आपको पूरा याद होते जाएगा। तो आइए पहले एशिया में देखते हैं, गर्म पवन को देखते हैं। भारत में जो गर्म पवनें चलती है उसे लू के नाम से जाना जाता है। आपको पता भी होगा, चूंकि भारत में रहते हैं तो इसे तो आप इजीली याद कर लीजिएगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। ईरान और इराक में जो गर्म पवनें चलती है वहाँ पे उसे सामून के नाम से जाना जाता है, और अरब के मरुस्थल में जो पवनें चलती है उसे सामूम कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। अरब प्रायद्वीप में हालांकि ये भी आता है, लेकिन वहाँ सामून, और अरब के मरुस्थल में जो पवन चलती है उसे सामूम कहा जाता है। और इंडोनेशिया में जो गर्म पवनें चलती है उसे कोइम्बैंग, खास करके सुमात्रा में कोइम्बैंग के नाम से जाना जाता है। अब आइए अफ्रीका में। आपको पता है कि जो गर्म पवनें होंगी वो 23 डिग्री कर्क रेखा से 23 डिग्री मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र खास करके गर्म क्षेत्र में आएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, और वहाँ पे गर्म पवनी चलेगी। उसी में अफ्रीका के देखिए बहुत सारे देश में अलग अलग जगहों पे उसे अलग अलग नाम दिया गया है। सहारा मरुस्थल में, जब पूरे सहारा मरुस्थल में जो गर्म पवनें चलती है उसे सिराको के नाम से बोला जाता है। लेकिन जब सहारा मरुस्थल में जब यही हवाएं पश्चिम दिशा की ओर जाती है तो उसे हरमट्टन के नाम से जाना जाता है। दोनों सहारा मरुस्थल में ही चल रहा है, लेकिन जब यह हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती है और गिनी के तट पे जब यह पहुंचती है, अफ्रीका के गिनी का तट आप देखिएगा, अफ्रीका का जब आप इस तरह से ऐसे देखिएगा तो ये हवाएं जब गिनी तट पे पहुंचती है तो होता क्या है, चूँकि ये गर्म हवाएं हैं तो जब वो गिनी तट पे पहुंचती है तो वहाँ पे जो नमी होती है जिसके कारण फुफदी वगैरह होता है वो मर जाते हैं। इसीलिए हरमट्टन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सहारा के पश्चिमी भाग में जो हवाएं हरमट्टन ही जब गिनी तट पे पहुंचती है तो इसे डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए याद करने का कुछ है। लीबिया में गिबली, ये देखिए गिबली लीबिया एक जैसा लग रहा है ना। मिस्र स्रो खमसिन एक जैसा है। ट्यूनेशिया में चिली, ये चिली एक देश भी है दक्षिण अमेरिका का, तो वो मत याद रखिएगा। ट्यूनेशिया एक देश है अफ्रीका का, वहाँ जो चलती है पवन उसका नाम चिली है। उत्तरी सूडान में हबूब, और अफ्रीका में जो चलता है उसे बर्ग कहा जाता है। तो इन चीज़ों को अभी आप समझे। उसके बाद आ जाइए उत्तरी अमेरिका में चिनूक बोला जाता है। यही पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कि चिनूक, इसमें से कौन सा उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है, तो चिनूक। रॉकी पर्वत के जब यह पूर्वी ढालों पे चलती है, रॉकी पर्वत, ये इसके बारे में पहले भी बताया था जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था। तो जब पूर्वी ढालों पे यह चलती है तो होता क्या है, वहाँ के बर्फ़ को पिघला देती है।
तो बर्फ़ को पिघलाने के कारण इसे हिमभक्षिणी के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब यह बर्फ़ को पिघलाती है पूर्वी ढालों पे, तो पशुओं के चारागाह का वो क्षेत्र होता है, पशुओं को चारागाह के लिए वो, क्योंकि बर्फ़ से ढका रहता है और जब यह गर्म पवन चलती है तो उसको पिघला देती है, इसलिए हिमभक्षिणी कहा जाता है। और यही हिमभक्षिणी, जिसे कि आप चिनूक बोल रहे हैं, जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो उसे ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक रोलर और चिनूक एक ही हैं। जब यह मैदानी भाग में पहुंचती है तो ब्लैक रोलर कहलाता है, और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है तो इसे चिनूक के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप स्थानीय गर्म पवनों को समझे। अब आइए ठंडी स्थानीय पवन को देखते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ब्राज़ील में इसे सिराजो या फ्राइजन के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया, रूस वाला क्षेत्र जो है साइबेरिया, उसे परगा के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। फ्रांस प्लस स्पेन के पिरेनीज पर्वत जो है वहाँ पे मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब यह पार्टिकुलरली फ्रांस में चलती है हवाएं तो उसे बाइज के नाम से जाना जाता है, और यह जब स्पेन में चलती है तो लेवेंटर के नाम से जाना जाता है। आप इसे मार्क करते जाइए, फ्रांस में बाइज, स्पेन में लेवेंटर, और पिरेनीज पर्वत, इन दोनों के जब पिरेनीज पर्वत पे चलती है तो उसे मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। इटली में इसे बोरा बोला जाता है, इटली में बोरा। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत जो है, जूरा पर्वत के नाम के कारण इसे वहाँ पे जो हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, उसे जूरन बोला जाता है। देखिए एक्चुअल में ये सब जो अभी इधर देख रहे हैं वो यूरोप का भाग है, और यूरोप जो है आप देखेंगे वो कैसा आता है, समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है ना, इसी कारण से इधर ठंडी पवनें चलेंगी। तो आप अगर मैप आपको समझ में है तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि कौन सी ठंडी होगी, कौन सी गर्म पवनें होंगी। लेकिन स्विट्जरलैंड में जब पार्टिकुलरली यही ठंडी हवाएं चलती है तो इसे फॉन के नाम से बोला जाता है। और सेकेंड शिफ्ट का एसआई में यही पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड में चलने वाली ठंडी पवन को क्या बोला जाता है, तो फॉन बोला जाता है। लेकिन जूरा पर्वत पर जो स्विट्जरलैंड में चलती है उसे जूरन कहा जाता है। और अर्जेंटीना, एक्चुअली दक्षिण अमेरिका में दो आप याद रखिए, ब्राज़ील में पंपेरो, सिराजो और फ्राइजन, और अर्जेंटीना में जब चलती है तो इसे फ्राइजन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है कि शीत या बर्फीली क्षेत्रों में चलने वाले पवन जैसे कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका में ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। यदि पूछ दे कि ब्लिजर्ड क्या है, तो शीत ऋतु में, ठीक है, शीत क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में चलने वाले पवन है उसे ब्लिजर्ड कहा जाता है, चाहे वह कहीं भी चले उसे ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर के, और न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर, ऐसे याद रखिए, बेस्ट फील्डर कहाँ का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, तो ब्रिक फील्डर। और न्यूजीलैंड और नार्वेस्टर एक जैसा है ना, तो ये नार्वेस्टर, ये मेंस में भी पूछा गया था कि नार्वेस्टर कहाँ चलती है। तो अभी आपने समझे होंगे कि जल समीर क्या है, स्थल समीर क्या है, घाटी समीर, पर्वत समीर क्या है, और स्थानीय पवनों में मैंने बताया कि गर्म स्थानीय पवन क्या है और ठंडी स्थानीय पवन क्या है। और इसमें थोड़ा सा बच गया है कि चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद के चैप्टर में मैं इंडियन ज्योग्राफी को कराऊंगा, और मेरी यह कोशिश रहेगी कि बिहार एसआई का भी जो एग्ज़ाम आएगा वहाँ तक पूरा कंप्लीट करा दे, ताकि उसके जो क्वेश्चंस आए आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए देखते हैं चक्रवात क्या है और प्रति चक्रवात क्या है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है और स्टूडेंट रट के जाते हैं, और एग्ज़ाम में जब प्रश्न आता है तो उसे कन्फ्यूजन होता है। रटना कुछ चीज़ नहीं है, समझना है। चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन क्या है, आइए समझते हैं। इन दोनों में बस एक डिफरेंस है कि चक्रवात होता क्या है कि जब बाहर और एक इसका केंद्र होगा, जो कि यहाँ पे इसका आँख बोला जाता है, तो अंदर जो है यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, और चक्रवात के बाहर में उच्च वायुदाब का केंद्र होगा। और आप पहले से जानते हैं कि जो दिशा होती है इसकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना, तो चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है, क्योंकि निम्न वायुदाब है यहाँ पे केंद्र में और बाहर उच्च दाब है, तो हवाएं कहाँ से चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो ये कंडीशन होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि
तो समझ गए होंगे चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है, क्योंकि अंदर में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और लेकिन इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कुछ और होता है और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ और होता है। ये कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। तो याद रखिएगा, एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वो ये देखिए इस तरह से होती है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और या जब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो चक्रवात की जो स्थिति होती है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है, इस तरह से घड़ी के दिशा में हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। तो समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। और प्रति चक्रवात जस्ट इसका उल्टा होता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से केंद्र होता है और ये इस तरह से चलता है, क्योंकि केंद्र में इसका उच्च वायु दाब होता है और बाहर इसका निम्न वायु दाब होता है। तो हवाएं जो होती है केंद्र से बाहर की ओर चलती है और यह ज़्यादा खतरनाक होता है चक्रवात। क्यों? क्योंकि इसका जब बाहर की ओर चलती है तो ये विशाल एरिया को कवर करती है और इससे ज़्यादा हानि होता है। और इसको याद रखने के लिए आप जस्ट इसका उल्टा रखिए याद कि उत्तरी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज चलता है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में यह उल्टा होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। तो याद रखेंगे इसे। क्या होता है, बाहर निम्न वायुदाब का केंद्र और इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो हवाएं इस तरह से ऐसे निकलती है, इसीलिए इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। और यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में, लेकिन चक्रवात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में देखिए मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ये इसके बारे में है। और प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। तो ये चक्रवात को भी आप समझे, लेकिन यह दो प्रकार का होता है, एक उपोष्ण चक्रवात होता है, एक शीतोष्ण होता है। यह डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में वो वाला भाग आता है। तो अलग अलग स्थानों पे चक्रवात का अलग अलग नाम है, और आप इसे तो रट जाइए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। भारत में तो आप जान रहे कि चक्रवात बोला जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका के जो कैरेबियाई सागर वाला भाग है वहाँ पे इसे हरिकेन के नाम से बोला जाता है, और नॉर्थ अमेरिका के जो मुख्य भूमि वाला पार्ट में आता है उसे टॉर्नेडो के नाम से बोला जाता है। दक्षिणी चीन सागर या जापान में टाइफून, कुंगफू, ऐसे याद रखिए, टाइफून नाम से पता चल रहा है, टाइफून चीन या जापान सागर के में जो आता है उसे टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली याद रखिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आइए कुछ 2021 में आए कुछ चक्रवात के बारे में समझ लीजिए। यही चक्रवात जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे भारत के ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखिए, ये ताउते आया था जिसमें कि गुजरात और महाराष्ट्र ये वाला क्षेत्र को प्रभावित किया था। अरब सागर में आया होगा तभी ये वाला क्षेत्र को प्रभावित किया होगा, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका नामकरण जो है वो म्यांमार किया था। यास जो आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था, और इसका नामकरण ओमान किया था। तो अभी जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, पवन से रिलेटेड समझे, चक्रवात समझे, प्रति चक्रवात समझे, और वायुदाब की पेटियां कितने हैं और वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से चलती है, पवन के बारे में समझे। तो इन चैप्टर से यदि आप इतने, जो मैंने 3 वीडियो बनाया है, 2 वीडियो पहले और एक ये वीडियो, यदि आप तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और आप यदि आप इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी दीजिए, जेपीएससी दीजिए, बिहार एसआई दीजिए, या कोई अन्य स्टेट पीसीएस दीजिए। ये वाला तो स्टेट पीसीएस में कोई भी स्टेट पीसीएस जाइए मिलाने के लिए दे देगा कि बताइए चक्रवात कहाँ है, हरिकेन कहाँ है, टॉर्नेडो कहाँ है और टाइफून कहाँ चलता है। तो मैंने जितने चीज़ों को बताया है उसको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे बताया है। आप उन चीज़ों को समझिए, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है कि मैं जिस तरह से बताते जाता हूं, आप उसे यदि मार्क करते जा रहे होंगे एटलस पे, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ज्योग्राफी से यदि प्रश्न बनेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने
16-17 वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए। यदि कुछ छूटा होगा तो और भी आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी देखेंगे बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इंडियन ज्योग्राफी का आएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि आपका 20 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6-7 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही रहेगा। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं और इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और अब जो ग्रुप है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप एक न एक दिन सेलेक्ट होंगे। तो न्यू व्यूअर्स है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।